तो बच्चों, जैसा कि हमने आपको इसके पहले ईथर का निर्माण पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? ईथर का निर्माण। तो अब हमारा ईथर का निर्माण अब समाप्त होता है। अब हम आगे आज इस वीडियो में ईथर की संरचना पढ़ाएंगे और समय रहेगा तो ईथर का भौतिक गुण पढ़ाएंगे और समय रहेगा तो कुछ ईथर का रासायनिक गुण के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हमने कुल लक्ष्य बनाया है 3 ठो। एक ईथर की संरचना, दूसरा ईथर का भौतिक गुण और तीसरा ईथर का रासायनिक गुण। इतना हेडिंग मैं आपको पढ़ाने आया हूं। तो आज इस वीडियो में हम आपको यही 3 हेडिंग की जानकारी देंगे। तो हमारा पहला हेडिंग है ईथर की संरचना। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं इस संरचना के बारे में हम आपको संयोजकता का चैप्टर पढ़ाए हैं। अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में अगर संकरण पता चल जाए तो हम उसकी संरचना जान जाते हैं संकरण सिद्धांत से। और बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी, VSEPR थियरी भी पढ़ाए हैं। तो VSEPR थियरी के कारण कुछ संरचना में विकृति आती है, वो भी मैंने आपको पढ़ाया है। तो उसी के नियम कानून के आधार पर हम ईथर की संरचना के बारे में कुछ पॉइंट कह सकते हैं। जैसा कि इसके पहले मैंने आपको जल की संरचना पढ़ाया है। तो जल की संरचना में क्या होता है? जल की संरचना HOH होता है और ऑक्सीजन के चारों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन युग्म, 2 जो है बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं और 2 अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। तो जल में केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन के चारों तरफ 2 बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म और 2 अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। तो जल में संकरण कौन सा होगा? तो 2 बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म और 2 अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, तो कुल संख्या होगी 4। जब संख्या 4 होगी तो संकरण sp3 होगा और जब संकरण sp3 होगा तो संरचना चतुष्फलकी होनी चाहिए, लेकिन चतुष्फलकी संरचना नहीं होती है। उसका वजह क्या है? उसका वजह है कि ऑक्सीजन पर 2 ठो अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाने के कारण संरचना में विकृति आ जाती है। संकरण तो चतुष्फलकी रहता है, लेकिन संरचना चतुष्फलकी न होकर के विकृत चतुष्फलकी हो जाती है, अर्थात बैंड शेप हो जाती है, मुड़ी हुई संरचना हो जाती है। यह किसकी संरचना होती है? जल की संरचना होती है। तो जल की संरचना के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। तो जैसे हमारा जल की संरचना होती है, ठीक उसी प्रकार ईथर की संरचना होती है। क्यों ईथर की संरचना होती है? क्योंकि ईथर में भी जो ईथर है हमारा, वो ईथर जल का ही डाई व्युत्पन्न है। क्योंकि जो ईथर है, ईथर जल के डाई एल्किल व्युत्पन्न से ही उत्पन्न होता है। अर्थात जल के सूत्र में HOH है तो ईथर के सूत्र में ROR है। तो जल के सूत्र में 2 ठो हाइड्रोजन परमाणु है, जबकि ईथर में एल्किल परमाणु आ जाता है, एल्किल समूह आ जाता है। H के दोनों हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर 2 एल्किल समूह आ जाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? जल का डाई एल्किल व्युत्पन्न ईथर कहलाता है। तो जैसे मैंने आपको जल की संरचना के बारे में बताया, उसी प्रकार ईथर की भी संरचना होगी। क्योंकि ईथर में केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन के चारों ओर 2 ठो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म और 2 अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाएंगे, जैसे कि जल में पाया जाता है। तो ईथर में भी संकरण sp3 होगा। तो संकरण sp3 होगा तो संरचना चतुष्फलकी होनी चाहिए, लेकिन चतुष्फलकी संरचना नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जैसे जल के ऑक्सीजन परमाणु पर 2 अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म था, उसी प्रकार ईथर के भी केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन के पास 2 अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है, जिसके कारण संरचना में विकृति आ जाएगी और संरचना विकृत हो जाएगी। तो ईथर में भी संकरण sp3 होगा, लेकिन संरचना विकृत चतुष्फलकी होगी, अर्थात मुड़ी हुई संरचना होगी। तो जैसे जल का मुड़ी हुई संरचना पाया जाता है,
ठीक उसी प्रकार ईथर की भी मुड़ी हुई संरचना, बैंड शेप संरचना पाई जाती है। तो मैंने आपको यहां समझा दिया, HOH के बीच, HO और H के बीच में बंध कोण 104 डिग्री 5 मिनट होता है, क्योंकि अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म के प्रतिकर्षण के कारण इसका बंध कोण घट जाता है, जबकि चतुष्फलकी संरचना में बंध कोण 109 डिग्री 5 मिनट होता है। लेकिन अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म के प्रतिकर्षण के कारण बंध कोण में गिरावट आ जाती है, बंध कोण कम हो जाता है, 104 डिग्री 5 मिनट हो जाता है। तो उसी प्रकार ईथर में भी बंध कोण में विकृति आ जाती है, लेकिन ईथर में बंध कोण 110 डिग्री हो जाता है। देखिए ROR के बीच में बंध कोण 110 डिग्री हो जाता है, जबकि HOH के बीच में बंध कोण 104 डिग्री 5 मिनट होता है। ऐसा काहे होता है भाई? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ईथर में जो यह एल्किल समूह होता है, तो ईथर में जो एल्किल समूह होता है यह बड़ा ग्रुप होता है। एल्किल समूह हाइड्रोजन से बड़े होते हैं, तो बड़े समूह होने के कारण इनके बीच में प्रतिकर्षण बहुत ज्यादा होता है। एल्किल समूहों के बीच, एल्किल और एल्किल समूहों के बीच प्रतिकर्षण होता है, और प्रतिकर्षण होने के कारण इसके बीच बंध कोण ROR के बीच में बंध कोण 110 डिग्री हो जाता है। इसका यही कारण है कि जल में हाइड्रोजन का परमाणु आकार छोटा होता है, जबकि एल्किल समूह में एल्किल समूह का परमाणु आकार बड़ा होता है, जिसके कारण एल्किल समूह और एल्किल समूह के बीच में प्रतिकर्षण हाइड्रोजन के बीच प्रतिकर्षण से ज्यादा हो जाता है। तो प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो बंध कोण बढ़ जाता है, बंध कोण 110 डिग्री हो जाता है। तो मैंने यह ईथर की संरचना के बारे में आपको समझा दिया। अब कैसे लिखना है, तो हमने यहां लिखा है, इसको ऐसे ही आप लिख लेंगे। देखिए ईथर की संरचना जल के समान होती है, क्योंकि ईथर जल का डाई एल्किल भी उत्पन्न है। ऑक्सीजन परमाणु पर sp3 संकरण होता है, परंतु संरचना चतुष्फलकी नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीजन पर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं और इसकी संरचना मुड़ी हुई होती है। कार्बन ऑक्सीजन कार्बन के बीच में बंध कोण 110 डिग्री होता है, जबकि HOH के में बीच बंध कोण 104 डिग्री 5 मिनट होता है। तो 110 डिग्री क्यों होता है, उसका कारण लिखा है, क्योंकि एल्किल समूह का आकार बड़ा होता है और उसमें प्रतिकर्षण होता है, इसलिए बंध कोण 110 डिग्री हो जाता है। तो यह जल की संरचना है और ये ईथर की संरचना है। तो ईथर की संरचना जल की संरचना में लगभग बराबर ही है, यही बंध कोण में अंतर है। तो संकरण sp3 होगा, लेकिन संरचना मुड़ी हुई होगी, ये ईथर की संरचना है। अब डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5, डाई एथिल ईथर का सूत्र है C2H5O C2H5। तो डाई एथिल ईथर का द्विध्रुव आघूर्ण 1.18 डिबाई होता है। अतः डाई एथिल ईथर का ध्रुवी डाई एथिल ईथर अर्थात C2H5O C2H5 यौगिक ध्रुवी यौगिक होता है। इसी प्रकार हमने यहां मेथॉक्सी मेथेन लिया, तो मेथॉक्सी मेथेन का नाम है डाई मेथिल ईथर। डाई मेथिल ईथर का सूत्र होगा CH3OCH3। तो CH3OCH3 डाई मेथिल ईथर अर्थात मेथॉक्सी मेथेन में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बंध लंबाई, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बंध लंबाई 141 पिकोमीटर पाया जाता है। जबकि मेथेनॉल CH3OH के बीच CH3OH मेथेनॉल में कार्बन ऑक्सीजन के बीच बंध लंबाई 142 पिकोमीटर पाया जाता है। तो मेथेनॉल में CH3OH में जो CO बंध है वह 142 पिकोमीटर होता है, जबकि मेथॉक्सी मेथेन CH3OCH3 में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बंध लंबाई 141 पिकोमीटर पाया जाता है। तो ये मैंने आपको ईथर के संरचना के बारे में बता दिया। अब ईथर का भौतिक गुण, तो ईथर का भौतिक गुण हो नंबर 1। अब अगला हेडिंग लेंगे दूसरा, ईथर के भौतिक गुण। तो ईथर के भौतिक गुण के अंतर्गत हम पहला हेडिंग लेते हैं, कह रहे हैं डाई मेथिल ईथर अर्थात मेथॉक्सी मेथेन, डाई मेथिल ईथर अर्थात CH3OCH3 तथा एथिल मेथिल ईथर मतलब C2H5OCH3।
डाई एथिल मेथिल ईथर का सूत्र होगा, एथिल और मेथिल ईथर का सूत्र होगा C2H5OCH3। तो डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर तथा एथिल मेथिल ईथर गैस है, जबकि अन्य उच्च सदस्य ईथर के विशिष्ट गंध वाले रंगहीन द्रव होते हैं। जबकि अन्य सदस्य ईथर के रंगहीन द्रव होते हैं, जबकि डाई मेथिल ईथर और एथिल मेथिल ईथर गैस होता है। तो कौन सा ईथर गैस होता है? तो दो ईथर, डाई मेथिल ईथर और एथिल मेथिल ईथर गैस होता है, बाकी सभी ईथर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं और रंगहीन होते हैं और विशिष्ट गंध वाले होते हैं। दूसरा भौतिक गुण लेंगे ईथर ये जल में अल्प विलेय किंतु एल्कोहल और क्लोरोफॉर्म में पूर्ण विलेय होते हैं। तो ईथर हमारा किस में विलेय होता है? ईथर हमारा जल में अल्प विलेय होता है, लेकिन एल्कोहल में और क्लोरोफॉर्म में पूर्ण विलेय होता है। क्योंकि एल्कोहल जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता है, इसलिए वह जल में बहुत ही कम मात्रा में घुलता है। जबकि वह कार्बनिक विलायक जैसे अध्रुवी विलायकों में ईथर एक कार्बनिक यौगिक है, तो अध्रुवी विलायकों में ईथर घुलता है। तो मैंने आपको बता दिया। अब ईथर का भौतिक गुण नंबर 3 होगा, ईथर में अणुभार बढ़ने के साथ ईथर का क्वथनांक भी बढ़ता है। ईथर का अणुभार बढ़ेगा तो ईथर का क्वथनांक भी बढ़ेगा, जैसा कि मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया है, हाइड्रोकार्बन में पढ़ाया है, एल्किल हैलाइड में पढ़ाया है, एल्कोहल में पढ़ाया है कि क्वथनांक हमारा अणुभार पर निर्भर करता है। जब यौगिक का अणुभार बढ़ता है तो क्वथनांक भी बढ़ता है। तो यहां ईथर का भी जब अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा, क्योंकि क्वथनांक अणुभार पर निर्भर करता है, अर्थात अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा ईथर के केस में भी। अब यहां ईथर का क्वथनांक समायवी एल्कोहल के तुलना में निम्न होता है। जैसे हमारे पास डाई एथिल ईथर है और एथेनॉल है, तो एथेनॉल का क्वथनांक ज्यादा होगा, जबकि डाई एथिल ईथर का क्वथनांक कम होगा। ऐसा काहे होगा? क्योंकि ईथर का क्वथनांक समायवी एल्कोहलों के, माने जितना ईथर का अणुभार होगा उतना ही एल्कोहल का भी अणुभार होगा, तो दोनों का क्वथनांक लेकिन भिन्न होगा। ईथर का क्वथनांक कम होगा और एल्कोहल का क्वथनांक ज्यादा होगा। ऐसा काहे होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एल्कोहल के जो अणु होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। तो जब एल्कोहल के अणु आपस में हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं तो उनका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। जब एल्कोहल के अणु आपस में हाइड्रोजन बंध बना लेंगे तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, तो एल्कोहल के अणुओं का क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। जबकि ईथर के अणु आपस में हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते हैं, तो उसका क्षेत्रफल नहीं बढ़ेगा। तो ईथर का क्वथनांक समायवी एल्कोहलों के तुलना में यही वजह है कि कम होता है, क्योंकि ईथर के अणु आपस में हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते हैं, जबकि एल्कोहल के अणु आपस में हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, जिनसे क्षेत्रफल बढ़ जाता है और क्वथनांक बढ़ जाता है। हमें मालूम है कि क्वथनांक यौगिकों का क्वथनांक यौगिकों के क्षेत्रफल से प्रभावी होता है, क्योंकि हमें मालूम है कि जब यौगिकों का क्षेत्रफल बढ़ता है तो यौगिकों का क्वथनांक भी बढ़ता है। तो समायवी एल्कोहल आपस में हाइड्रोजन बंध बना लेगा तो उसके क्षेत्रफल बढ़ जाएंगे, तो क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। जबकि ईथर के अणु आपस में हाइड्रोजन बंध नहीं बनाएंगे तो उसका क्षेत्रफल नहीं बढ़ेगा, तो उसका क्वथनांक नहीं बढ़ेगा। इसलिए ईथर का क्वथनांक कम होगा और समायवी एल्कोहल का क्वथनांक ज्यादा होगा। ठीक है। अब डाई एथिल ईथर का क्वथनांक, डाई एथिल ईथर का सूत्र होगा C2H5OC2H5, जो हमें यौगिक पढ़ना है। डाई एथिल ईथर यौगिक ही हमारे कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरीके से जानना है। तो डाई एथिल ईथर का सूत्र होगा C2H5OC2H5। तो डाई एथिल ईथर का क्वथनांक 34.5 डिग्री सेल्सियस होता है, अर्थात केल्विन में देखेंगे तो 307.5 केल्विन होगा और डिग्री सेल्सियस में 34.5 डिग्री सेल्सियस होता है। डाई मेथिल ईथर का सूत्र होगा CH3OCH3।
तो डाई मेथिल ईथर का क्वथनांक -24 डिग्री होगा। डिग्री सेल्सियस में -24 डिग्री सेल्सियस होगा और केल्विन में 249 केल्विन होगा, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ेंगे तो हमारा 249 केल्विन आएगा। अब मेथिल फेनिल ईथर, तो मेथिल फेनिल ईथर का सूत्र होता है CH3OC6H5। मेथिल फेनिल ईथर का सूत्र होता है CH3O, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड C6H5। तो मेथिल फेनिल ईथर का क्वथनांक 155 डिग्री सेल्सियस होता है। तो डिग्री सेल्सियस में 155 डिग्री सेल्सियस होता है और केल्विन में 428 केल्विन होता है, क्योंकि 155 में 273 जोड़ेंगे तो 428 केल्विन आएगा। तो मैंने डिग्री सेल्सियस में भी क्वथनांक और केल्विन में भी क्वथनांक दोनों में लिख दिया है, ताकि आपको भ्रम की स्थिति न हो। किसी किताब में केल्विन में क्वथनांक देता है, किसी किताब में डिग्री सेल्सियस में क्वथनांक देता है। तो मैंने आपको ईथर का संरचना और ईथर का भौतिक गुण मैंने आपको पढ़ा दिया। अब हम अगला हेडिंग लेंगे ईथर का रासायनिक गुण। जो मैंने कहा था हमारा अगला तीसरा हेडिंग होगा ईथर के रासायनिक गुण। तो ईथर के रासायनिक गुण के बारे में जान जाइए, थोड़ी बहुत उसके बारे में बता दे रहे हैं। ईथर में सक्रिय क्रियात्मक समूह न होने के कारण ईथर में ROR है, अर्थात OR क्रियात्मक समूह है। ईथर में कौन सा क्रियात्मक समूह पाया जाता है? OR क्रियात्मक समूह पाया जाता है। OR क्रियात्मक समूह रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होता है, अर्थात ईथर में सक्रिय क्रियात्मक समूह न होने के कारण यह रासायनिक रूप से कम क्रियाशील होता है। अर्थात ईथर अन्य यौगिकों के तुलना में, जैसे ईथर एल्किल हैलाइड के तुलना में, एल्कोहल के तुलना में कम क्रियाशील होता है, क्योंकि इसमें सक्रिय क्रियात्मक समूह नहीं पाया जाता है। इसका कारण यह है, अर्थात ईथर में सक्रिय क्रियात्मक समूह न होने के कारण इसकी क्रियाशीलता होती है, लेकिन अन्य यौगिकों के तुलना में कम होता है। अन्य यौगिकों की तुलना में ईथर की क्रियाशीलता कम होती है, क्योंकि कोई सक्रिय क्रियात्मक समूह नहीं है। क्रियात्मक समूह OR है तो कुछ न कुछ क्रिया तो होती है, कुछ न कुछ रासायनिक गुण होगा, रासायनिक क्रियाशीलता होगी, लेकिन अन्य यौगिकों की तुलना में ईथर की क्रियाशीलता थोड़ी कम होती है। यह बात मैंने आपको बता दिया। यह सामान्य परिस्थिति में ईथर सामान्य परिस्थितियों में क्षार से, अपचायकों से, ऑक्सीकारकों से तथा सक्रिय धातुओं से इत्यादि से क्रिया नहीं करता। जैसे एल्किल हैलाइड है, एल्कोहल है, क्षार से अपक्रिया करते हैं, ऑक्सीकारकों से अपक्रिया करते हैं, अपचायकों से क्रिया करते हैं, सक्रिय धातुओं से क्रिया करते हैं, लेकिन ईथर हमारा ऑक्सीकारकों से या अपचायकों से या सक्रिय धातुओं से या क्षार से इत्यादि से क्रिया करता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी क्रियाशीलता कम है। जैसे अन्य यौगिक एल्किल हैलाइड, एल्कोहल, इसके पीछे यही पढ़े हैं, एल्किल हैलाइड पढ़े हैं, एल्कोहल पढ़े हैं, फिनाल पढ़े हैं, तो उसकी क्रियाशीलता ईथर से ज्यादा है। अर्थात वे सब यौगिक धातुओं से क्रिया करते हैं, ऑक्सीकारकों से क्रिया करते हैं, अपचायकों से क्रिया करते हैं, क्षार से क्रिया करते हैं, लेकिन ईथर हमारा ऐसा कार्य नहीं करता। इस कारण इसका उपयोग हम विलायक के रूप में करते हैं। अब ईथर की क्रियाशीलता बहुत कम है, तो डाई एथिल ईथर की क्रियाशीलता जब बहुत कम है और डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5 द्रव के रूप में पाया जाता है, तो ईथर को हम विलायक के रूप में प्रयोग करते हैं। ईथर को हम क्या करते हैं? विलायक के रूप में प्रयोग करते हैं, क्योंकि अक्रिय है। आप देखे होंगे, हम आपको पिछले चैप्टर में एल्किल हैलाइड में पढ़ाए थे, एल्किल हैलाइड का सोडियम धातु से अपक्रिया, उड्स अपक्रिया। तो वहां पर हमने आपको यही बताया था कि शुष्क ईथर के उपस्थिति में एल्किल हैलाइड सोडियम धातु से अपक्रिया करके हाइड्रोकार्बन बनाता है। इस अपक्रिया को उड्स अपक्रिया कहते हैं। तो शुष्क ईथर के उपस्थिति में एल्किल हैलाइड सोडियम धातु से अपक्रिया करके एल्केन बनाता है, तो ऐसी क्रिया को हम उड्स अपक्रिया करते हैं। तो उस अपक्रिया में जो हमने ईथर लिया है, तो ईथर की कोई क्रियाशीलता नहीं है, अर्थात ईथर को हमने विलायक के रूप में लिया है। किस रूप में लिया है? विलायक के रूप में।
क्योंकि अक्रिय है। तो एल्किल हैलाइड को और सोडियम धातु को, एल्किल हैलाइड को और सोडियम धातु को शुष्क ईथर में घोल करके रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो ईथर तो अक्रिय है, ईथर उस रासायनिक क्रिया में ईथर अपनी कोई भूमिका नहीं निभाता है, बस ईथर में वे सब यौगिक घुल करके आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद का निर्माण कर देते हैं। तो ईथर की क्रियाशीलता कम होने के कारण, ईथर की क्रियाशीलता कम होने के कारण इसका उपयोग हम विलायक के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं? विलायक के रूप में करते हैं। इसकी क्रियाशीलता तब भाई, अब ईथर तो अक्रिय हो गया, ईथर की क्रियाशीलता नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत क्रियाशीलता ईथर में पाई जाती है। तो किन कारणों से ईथर में रासायनिक क्रियाशीलता पाई जाती है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बता दें आपको। तो इसकी क्रियाशीलता किस पर निर्भर करती है? ईथर की क्रियाशीलता किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो ईथर की क्रियाशीलता अर्थात ईथर, इसकी मतलब ईथर की क्रियाशीलता एल्किल समूह के कारण और ऑक्सीजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, देखिए ईथर के ऑक्सीजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है ना, 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो ईथर की क्रियाशीलता ऑक्सीजन पर उपस्थित 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पर और ईथर की क्रियाशीलता एल्किल समूह पर, और ईथर में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बंध होगा, ईथर में जो कार्बन बंध ऑक्सीजन होगा, उस बंध के विदलन के कारण कुछ रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। तो ईथर की क्रियाशीलता किन किन बातों पर निर्भर करता है? ईथर की क्रियाशीलता एल्किल समूह के कारण और ईथर की क्रियाशीलता ऑक्सीजन पर, ईथर में जो ऑक्सीजन परमाणु, केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु है उसके ऊपर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण, तथा ईथर में जो कार्बन ऑक्सीजन बंध है तो ईथर में कार्बन ऑक्सीजन बंध के विदलन के कारण कुछ थोड़ी बहुत रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। ईथर का कुछ रासायनिक गुण इन सभी बातों पर निर्भर करता है। तो कौन कौन से बातों पर निर्भर करता है ईथर की क्रियाशीलता? मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि ईथर की क्रियाशीलता किन बातों पर निर्भर करता है। ईथर की क्रियाशीलता ईथर में उपस्थित एल्किल समूह पर निर्भर करता है। ईथर की क्रियाशीलता ईथर में उपस्थित केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु के ऊपर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण क्रियाशीलता कुछ होती है। और ईथर में जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बंध होता है तो ईथर में कार्बन ऑक्सीजन के बीच बंध के विदलन से कुछ रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। इसके कारण कुछ रासायनिक गुण ईथर में पाया जाता है। तो उन्हीं सब रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार हम ईथर के रासायनिक गुण को निम्न भागों में बांट करके पढ़ते हैं। तो ईथर के रासायनिक गुण को हम निम्न भागों में वर्गीकृत करके पढ़ते हैं। तो मैंने नीचे इसका वर्गीकरण कर दिया है। तो ईथर का रासायनिक गुण कितने भागों में बांट कर पढ़ेंगे? ईथर का रासायनिक गुण हम 4 भागों में बांट कर पढ़ेंगे, A, B, C, D। ए हमारा कौन सा है? एल्किल समूहों के कारण अभिक्रिया। ए होगा एल्किल समूहों के कारण ईथर की क्रियाशीलता। बी हमारा होगा ईथरीय ऑक्सीजन के कारण अभिक्रिया, मतलब बी में हमारे पास जो ऑक्सीजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है तो एकाकी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण अभिक्रिया, बी पार्ट। सी पार्ट लेंगे ईथर में जो कार्बन ऑक्सीजन का बंध विदलन होगा उसकी अभिक्रिया, मतलब ऊपर जो मैंने आपको सारी बातें सुनाया है उसी आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। तो ईथर में कार्बन ऑक्सीजन बंध के विदलन की अभिक्रियाएं कुछ पढ़ाएंगे। और डी पार्ट है हमारा एरोमेटिक ईथर। तो एरोमेटिक ईथर जैसे मैंने नाम लिया है, एरोमेटिक ईथर में हमने नाम लिया मेथिल फेनिल ईथर। तो मेथिल फेनिल ईथर एक प्रकार का एरोमेटिक ईथर है। तो एरोमेटिक ईथर में बेंजीन का वलय पाया जाता है। एरोमेटिक ईथर में बेंजीन का वलय पाया जाता है। तो एरोमेटिक ईथर में बेंजीन वलय में होने वाली प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है कि एरोमेटिक यौगिकों में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है
तो मेथिल फेनिल ईथर एक प्रकार का एरोमेटिक ईथर है। तो एरोमेटिक ईथर में जो बेंजीन वलय पाया जाता है, तो उसमें कौन कौन सी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, उसकी चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से मैंने ईथर के रासायनिक गुण को 4 भागों में वर्गीकृत कर दिया। ए एल्किल समूह के कारण अभिक्रिया, बी ईथरीय ऑक्सीजन के कारण अभिक्रिया, सी CO बंध विदलन के कारण अभिक्रिया, डी एरोमेटिक ईथर में वलय प्रतिस्थापन की अभिक्रियाएं। तो हम बारी बारी से इन अभिक्रियाओं को समझाएंगे। आज के लिए हमारा इतना ही होगा, क्योंकि वीडियो बड़ा होगा। तो हम आगे आपको ईथर का रासायनिक गुण भाग 1 पार्ट ए, ईथर का रासायनिक गुण पार्ट ए, जिसका हेडिंग होगा एल्किल समूह के कारण अभिक्रियाएं। तो एल्किल समूह के कारण अभिक्रियाएं पार्ट ए हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। यहां बस इतना ही आपको समझाएंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा होगा। वीडियो मोबाइल में रखने में भी, बड़ा वीडियो मोबाइल में रखने में भी दिक्कत करता है, और यूट्यूब पर उसको अपलोड करने में भी दिक्कत करता है। तो मोबाइल में जगह कम होने के कारण हम वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं, ताकि यूट्यूब पर हमारा वीडियो पड़ा रहे, कभी भी हम उस वीडियो का उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, हम अपना वीडियो बना करके यूट्यूब चैनल पर अपना बनाए हैं, उसी पर डाल देते हैं। आप उसे बार बार देखिए, सुनिए, समझिए। जो बात आपको समझ में ना आए तो उसको हमें, आप व्हाट्सएप से हमसे जुड़े हुए हैं, तो व्हाट्सएप पे कोई मैसेज करेंगे कि ये बात हमें नहीं समझ में आ रही है, तो हम उसको आपको बता देंगे। तो यूट्यूब पर आप वीडियो को देखिए, सुनिए, समझिए, उसको लिखिए, याद करिए, जो बात ना समझ में आए उसे पूछिए, और यूट्यूब के वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दिया करिए और लाइक कर लिया करिए। वीडियो हमारा यूट्यूब का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कर दिया करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हमारा ये समाप्त होता है। हम आपको बारी बारी से कुछ देर के लिए रोक दे रहे हैं, ताकि आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। तो यह ईथर की संरचना का मैंने रोका है, इसको आप वीडियो को रोक कर देख कर लिख सकते हैं। फिर ये संरचना बना लीजिएगा। फिर ये हमारा है संरचना और के बारे में, बंध दूरी के बारे में मैंने बताया, इसको हम रोक दे रहे हैं। आप कुछ देर के लिए रोक कर इसको देख कर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ईथर का भौतिक गुण हेडिंग डाल करके उसे भी देख कर लिख सकते हैं, वीडियो को रोक करके। फिर हमारे पास ईथर का भौतिक गुण नंबर 3 है, इसको भी आप, मैं कर दे रहा हूं, इसको भी देख करके नोट कर लीजिएगा। फिर ईथर का रासायनिक गुण है, मैं इसको भी कर दे रहा हूं 2 पार्ट में, आप इसको रोक करके लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बस इतना ही। धन्यवाद।